चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्रे रफ्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हेलो एवरीबॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किससे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो ये एक ऐसा शख्स है, बहुत ही प्यारा शख्स, जिसको आप बहुत से मुख्तलिफ तरह से शायद आपने इनको देखा हो। एज एन एक्टर देखा हो, थिएटर में देखा हो, टीवी पे देखा हो, और फिर कहीं नाम पड़ा हो एज ए डायरेक्टर। तो ये ऐसा प्यारा शख्स है, प्यारा आदमी है, जिसको मैं ये बहुत खुशी से और फख्र से कहती हूँ कि थोड़ा बहुत इसके करियर में मेरा भी हाथ है। तो आइए मिलते हैं सैफी हसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मुनीजाबा? ठीक हूँ। अब आप लोगों को कुछ आदत हो जाएगी ये देखने की, ये सुनने की कि कोई मुझे आपा कह रहा है, कोई मुझे आंटी कह रहा है, कोई मैडम भी कहेगा शायद आगे चल के। तो आपको ये आदत पड़ेगी। लेकिन अच्छा, मैं तो साला साल से मुनीजाबा ही कहता आया हूँ आपको। और जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा, मुझे बहुत फख्र है कि मैं वो चाहे चंद दिन ही सही आपकी शागिर्दी में गुजारे, मैं बड़े फख्र से सबको बताता हूँ कि मैं आपका शागिर्द हूँ। थैंक यू। ताकि अगर कोई गलती करोगे तो मेरे सिर पे आ जाएगी फिर। तो चलो अब जरा सा सीरियस कॉन्वर्सेशन करते हैं जो आपकी जी और जी। मेरी होगी। तो सभी बच्चे, आपको लोग एज एन एक्टर भी देखते हैं, एज ए डायरेक्टर भी देखते हैं। मैंने आपको एज एन एक्टर बहुत कम देखा है, लेकिन आपकी ड्रामेटिक रीडिंग सुनी है, विच ऑब्वियसली आप एक कैरेक्टर के हवाले से ही कर रहे होते हैं। सो व्हेन वी लुक एट बोथ योर साइड्स, एन एक्टर एंड ए डायरेक्टर, बहुत फजूल सा सवाल है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। क्या मजा है दोनों में? क्या मजा है दोनों में से? किस में मजा है? मजा अगर रियली आप सोचेंगे मजा किसमें, तो मजा तो एक्टिंग में ही आता है। क्योंकि एक्टिंग में आप वो एंजॉयमेंट आपको मिलती है ना, जो आपको एक खेल खेलने वाली एंजॉयमेंट मिलती है जब आप यू प्ले समथिंग। डायरेक्शन में आपको मजा आता है, लेकिन वो उस वक्त नहीं आता जब आप कर रहे होते हैं। बाद में जब आपका काम लोगों को पसंद आ जाए और आपको सताइश मिल रही हो, उसमें आपको बड़ा मजा आता है। या फिर आपको मुझे उसके अंदर मजा आना शुरू होता है एडिटिंग पे। जब आप एडिटिंग पे बैठते हैं और एडिटिंग पे आपको आपने जो कुछ मेहनत की होती है, क्योंकि आप भी जानती हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि शूटिंग एक बहुत ज्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। एक बहुत ज्यादा आपको निचोड़ के रख देता है। स्पेशली सीरियल जो मैं बनाता हूँ, मेरा खासा सीरियल ही है। तो सीरियल्स की शूटिंग में आपको इतना ज्यादा ड्रेन कर देती है कि उस वक्त आप एंजॉय करने का नहीं सोचते। आप रोजाना एक सीन के बाद अगली सीन के बारे में सोच रहे होते हैं, और आपको दिन में 6 सीन, 7 सीन, 8 सीन करने होते हैं। लेकिन जब आप एडिटिंग में बैठते हैं और आपको उस मेहनत का फल नजर आता है, तो फिर आपको लगता है हाँ वाकई कुछ जो मेहनत थी उसका अब आपके सामने एक रिजल्ट है। ओके, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगला सवाल ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बोथ? द चैलेंजेस ऑफ एन एक्टर आर मोर और द चैलेंजेस ऑफ अ डायरेक्टर आर मोर, या दोनों बराबर ही हैं? नहीं नहीं नहीं, चैलेंजेस तो डायरेक्टर आर मच मच मोर एंड मच मोर बिगर देन एन एक्टर। ऑफ कोर्स एक्टिंग जो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, मुझे नहीं पता कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को बहुत मेहनत करते हो। मैं उतनी नहीं करता। मैं अपने इर्द गिर्द भी जो लोगों को देखता हूँ, उनमें भी कोई ऐसे एक्टर नहीं है जो बहुत मेहनत करते हो। लेकिन डायरेक्टर तो बगैर उन चैलेंजेस के डायरेक्टर बन ही नहीं सकता जो उसको फेस करने पड़ते हैं। उसमें बेइंतहा आपको अब एक्टिंग एक्टिंग में तो आप अपनी एक्टिंग देखेंगे,
लेकिन जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो आपके सामने खड़ा हुआ है, परफॉर्म कर रहा है, हर बंदे की एक्टिंग देखनी है, उनकी आपस में केमिस्ट्री देखनी है, पिक्चर देखनी है कि जो आप विजुअल बना रहे हैं वो आपके सीन के साथ किस कदर मुमासलत रखता है कि नहीं रखता। तो वो तो एक बहुत, मुझे लगता है चैलेंजेस तो सिर्फ वहीं पे होते हैं, एक्टिंग में वो खास चैलेंज मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूँ, प्लीज कोई एक्टर ऑफेंड ना हो जाए कि आपने तो एक्टिंग को बिल्कुल ही हल्का रख लिया। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे अपने हद तक एक्टिंग में तो मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता, बस लाइनें याद करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जल्दी से हो जाती है, मुझे कितना मसला नहीं होता। तो फिर डायरेक्टर बनने की वजह, जब इतने चैलेंजेस हैं, फिर हाँ उसका भी तो ये, मजा है ना। हाँ। अच्छा देखिए, मैं आपको अपनी कहानी अगर थोड़ा सा मैं आपको हाँ। बताऊं कि मैं तो थिएटर करता था, मुझे तो कोई ना हम्म। टीवी की एक्टिंग का बहुत शौक था ना, मैं तो एक स्कूल में टीचर था, और शाम में मेरा मशगला था कि मैं रोजाना हम जाके रिहर्सल करते थे, और हम थिएटर को रिहर्सल ही समझते थे, मतलब परफॉर्मेंस तो कभी होती थी 6 महीने में एक मरतबा, लेकिन जो रोजाना की बुनियाद पे होती थी वो रिहर्सल होती थी। उस रिहर्सल का एक माहौल होता था, एक अदबी सा माहौल था, लोग अच्छे लोग जमा होते थे, रोज शाम को एक एक समोसा मिलता था हमको वहां पे, पूरी शाम 6 6 घंटे गुजारने के लिए। लेकिन हम अपना पेट्रोल खर्च करके 10 10 किलोमीटर दूर, मैं दूर रहता था, और मैं रोजाना जाया करता था। लेकिन वो जो एक मजा था उस थिएटर की एक्टिंग में, वो मुझे कभी टीवी में आया ही नहीं है, फिल्म में भी नहीं आया। मैंने हर तरह की एक्टिंग की है, हम तो वो किया करते थे। फिर आया ये आपका यूएनडीपी 1998 में, और इन्होंने हम उस, समझे, चूजों के उस डब्बे में से 3 चूजे उठाए। मैं कहा चलिए आपको इस डब्बे में ही रहना, आप दूसरे डब्बे में हैं, और हमें भेज दिया गया आपके पास, वहाँ पहले इस्लामाबाद, इस्लाम अजहर साहब के पास, फिर लाहौर। पीटीवी एकेडमी। वहां पे 3 महीने गुजारे हमने, एक क्रैश कोर्स किया जिसमें बड़े बड़े लोग थे, जो अब भी बड़े बड़े थे, उस वक्त भी अच्छे ही थे। सानिया सईद थी हमारे साथ, ईद शामुद्दीन थे हमारे साथ, और आशा साकिब थी, अच्छे अच्छे लोग थे। एक वे एक समझे कराची से 6 लोग थे, और एक कॉन्शियस प्रोमोटर्स, एक कोयटा की एक एनजीओ थी, वो भी थिएटर करते थे, थिएटर फॉर डेवलपमेंट। वो लोग नायला कादरी एंड उनके 2 साथी थे, तो हम 9 लोगों को जमा किया गया टू ट्रेन टू बिकम टेलीविजन प्रोड्यूसर्स। उस जमाने में प्रोड्यूसर ही एक लफ्ज होता था आप लोग का राइज करदा पीटीवी का। तो वो हमने वहां पे एक क्रैश कोर्स किया, फिर उसके बाद क्योंकि वो 5 साल का कोर्स था, फिर हम आपके पास लाहौर आते थे उस ट्रेनिंग को एक तरह से रीइंफोर्स करने के लिए। उसके बाद मुझे बस मतलब को मेरी इख्तियार से मुझसे किसी ने पूछा नहीं किया, मैं वापस आया, मुझे एडिटिंग में डाल दिया गया, क्योंकि यूएनडीपी ने एक एडिटिंग का इक्विपमेंट भी दिया था इन लोगों को। तो मैं जरा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल माइंडेड था, तो खालिद अहमद साहब का ख्याल था कि मुझे एडिटिंग कर देनी शुरू करनी चाहिए। उसके थोड़ी सी ट्रेनिंग हम पीटीवी अकेडमी से लेके आए थे, यहाँ आके हमने डब्बे खोले और थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया। पर फिर उसके बाद आहिस्ता 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 ये मकाम आ गया। लेकिन फिर वो थिएटर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद एक्चुअली मसरूफियत बढ़ती गई। ये वही दौर था जब पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स का समझे एक तरह से फैलाव हो रहा था, खुल रहे थे। हमारे आने के 2 3 साल बाद 2 3 चैनल्स आ गए। तो फिर तो मतलब, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से था जिसने लीनियर एडिटिंग भी की हुई थी, और फिर अब नॉन लीनियर भी कर रहा था, तो मेरी तो बड़ी डिमांड थी, तो मुझे हर तरफ से ऑफर्स आएंगे, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। एडिटर्स थे नहीं, नॉन लीनियर एडिटर्स बिल्कुल नहीं थे। फिर मैं जब वहां चला गया, तो फिर तो उसके बाद आपको पता ही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर डायरेक्शन में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह चल सो क्या चल हो बात। गया। अच्छा, मुझे तुम्हारी बात करते करते यावर हयात खान का ख्याल आ गया। यावर साहब, हाँ सबने नाम सुना है, क्या बात है। जी जी, मेरे मैंने टीचर बिल्कुल, मेरे टीचर थे। हमने सिर्फ पुराने अवार्ड शोज में देखे हैं उनको, वैसे भी मुलाकात कभी नहीं हो सकी उनसे। तो मेरे वो टीचर थे, तो उन्होंने एक दफा मुझसे कहा था, क्योंकि वो ड्रामा करते थे, मैंने कभी ड्रामा नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे एक दफा कहा था कि मीजू जी, ये मुझे कहते थे, मीजू जी,
any drama is made on the editing table. हम्म। Do you agree? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्रामा मतलब एक मर्तबा जो आखिरी फाइनल शक्ल में नजर आती है, उसमें और स्क्रिप्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्क्रिप्ट एक राइटर ने अपनी सोच से लिखा, डायरेक्टर ने फिर एक अपनी सोच से उसको डायरेक्ट किया, लेकिन फिर एडिटर के पास आता है और वो उसको एक नई शक्ल देता है। तो जो नाजिर के पास जो शक्ल जाती है, वो तो एडिटर की बनाई हुई होती है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं एक डायरेक्ट एडिटर टर्न इनटू अ डायरेक्टर हूँ। तो मैं मेरी एडिटर से बहुत इस मामले में बन जाती है, क्योंकि एडिटर अपने आइडियाज लेके आता है और बाद वक्त मैं अपने शूट किए हुए आइडियाज को कहता हूँ, हाँ बिल्कुल जो मैंने शूट किया था बकवास था, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, इसको हम्म। ऐसे ही बना लो। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जावर साहब की 100% बात सही थी। अच्छा, अब जब आपको एक असाइनमेंट मिलती है, कोई भी, एज ए जी। डायरेक्टर, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स यू टेक, कदम ब कदम ब कदम ब कदम? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जरा स्क्रिप्ट को पे बहुत कोशिश करता हूँ कि स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा सोचा जाए। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लेके चले जाते हैं और आप शूटिंग शुरू कर देते हैं, उसके बाद अगर आप कोई अपना फैसला चेंज करते हैं या आप कुछ चाहते हैं कि नहीं यार ये इस तरह से लिखा गया था लेकिन इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं कुछ उसको घुमा के कान पकड़ता हूँ वाला हिसाब, तो आप इट कॉस्ट यू अलॉट। आपको शूटिंग पे रोजाना 10-12 लाख रुपए की कॉस्ट रोज की बुनियाद पे आ रही होती है। एक्टर्स हैं, प्रोडक्शन है, खुद आपकी डायरेक्शन है। अगर और मैं जिस तरह के प्रोजेक्ट करता हूँ आमतौर पे वो शेयर से बाहर होते हैं, तो आपको होटलिंग का खर्चा भी आ रहा होता है, तो एवरी डे कॉस्ट यू अ मिलियन और सो। तो मुझे स्क्रिप्ट पे मैंने ये सीखा। ये पहले ऐसा नहीं करता था, पहले लोगों का बड़ा नुकसान कराया मैंने, प्रोड्यूसर्स का, कि मैंने काम शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं 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 ये वर्क नहीं कर रहा, अब इसको हम इस तरह करेंगे। एक दिन की पूरी शूट जो है वो गॉन टू द डस्टबिन। तो वो मैंने फिर उसका फैसला किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने स्क्रिप्ट के ऊपर काम शुरू किया। फिर ये बात है मुस्तफ़ा आफरीदी से मिलने से पहले तक। मुस्तफ़ा आफरीदी जब तक मिले, मैं इस बात का कायल हो चुका था कि आपको पहले स्क्रिप्ट पे काम कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको शूट के बारे में सोचना चाहिए। तो अब जब से मुस्तफ़ा मिल गए हैं, तो बस तो फिर तो क्यों, मुस्तफ़ा से दोस्ती भी है, तो वो जो भी लिख रहे होते हैं वो रोजाना की बुनियाद पे मुझसे शेयर करते हैं, तो मेरे जहन में कहानी बनती जाती है। फिर एक मरतबा स्क्रिप्ट बन जाता है, तो मैं एक हरकत करता हूँ जो मैं हर एक को मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मैं करता हूँ कि मैं उसको अपने किसी असिस्टेंट्स को या 2-3 असिस्टेंट्स को दे देता हूँ ताकि लोड ना पड़े। उनसे कहता हूँ मुझे वो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर दें, फिर मैं अपनी गाड़ी में चला देता हूँ उसको। वो सीरियल 2-3 हफ्ते तक मेरी गाड़ी में, मैं जहां भी जा रहा होता हूँ वो चलता रहता है, सुनता रहता हूँ मैं। तो उससे क्या होता है कि आपको लिंक्स याद हो जाते हैं, और जब आपको लिंक्स याद हो जाते हैं तो आपके जहन में फिर सीन बनने लगते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, और वो मिसाल के तौर पे जब पत्तों के बंद में, अच्छा वो आखिरी मर्तबा नारा लगेगा और ठक से गेट की कुंडी खुलेगी, और पता चलेगा कि वो एक्चुअली वो एक जुलूस नारा लगाते आ रहा है। तो वो जो एडिट कट्स हैं वो मेरे जहन में फिर उस प्रोसेस में बनते हैं जब मैं उसको सुन रहा होता हूँ। तो मैं अपने असिस्टेंट को कहता हूँ मैं सुननी हूँ। सुन के मुझे याद आता है। आई सी। फिर उसके बाद एक मरतबा जब मुझे अजबर हो जाता है, अच्छा मैं सिर्फ खुद अजबर नहीं करता, मैं अपने सारे असिस्टेंट्स को भी स्क्रिप्ट याद होना जरूरी है, वरना मैं उनको कहता हूँ कि बस ना है सेट के ऊपर। फिर उसके बाद प्रोसेस जो होता है वो शूटिंग का, वो कास्टिंग होता है। कास्टिंग एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। आपकी कास्ट कहीं गलत हो जाती है तो आपका कैरेक्टर ही कहीं से कहीं निकल जाता है। या तो कैरेक्टर कहीं से कहीं निकल जाता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर कहीं से कहीं निकल जाता है। दो दो चीजें होती है। तो कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिर मैं कास्ट करता हूँ। कास्टिंग में जाहिर है प्रोड्यूसर हजरात का बहुत से होती है, तो आप हर चीज जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकती।
क्योंकि प्रोड्यूसर को अपना पैसा भी बचाना होता है, उसी एक लिमिटेड बजट में काम करना होता है। बाज़ औक़ात लोगों के अपने कुछ पुराने इख्तिलाफात भी बीच में आ जाते हैं कि नहीं नहीं यार, वो तो फलाने एक्टर ने तो पिछली मरतबा हमारे साथ ये किया था, तो लिहाजा उसको तो रहने दो। लेकिन बहरहाल मिल ही जाते हैं आपको एक्टर्स। पाकिस्तान अच्छा इस मामले में फर्टाइल है, पाकिस्तान में अदाकार मिल जाते हैं आपको। तो कास्टिंग के बाद तो बस मेनली काम फिर तो शूटिंग वगैरह के लिए है, जो ये प्री प्रोडक्शन का जो स्टेप्स थे वो मैंने बता दिए, जो मैं करता हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं। अब सैफी, क्योंकि तुमने जर पत्तों के बन का नाम लिया, और जी उसमें जी क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व थी, कुछ जी ज्यादा जी ही इन्वॉल्व थी, जी और जी, इतनी आपकी ज्यादा वजह से थी बना है। कि मैं कभी भूल नहीं सकती उसको, कितना खूबसूरत वो ड्रामा था। लेकिन मैं नाजरीन को कह रही हूँ जी, मैं कह रही हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो अपनी बात है। लेकिन उसमें जो मैंने सैफी को देखा है, वो सिर्फ एज ए डायरेक्टर नहीं देखा सैफी, मैंने आपको एज ए म्यूजिक का पर, आपको याद है कि मैं बार बार आपसे कहती थी कि आपका किस कदर खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें, जो आप फिट कर रहे हैं कैसे। तो फिर क्या आपकी कोई मौसीकी के साथ भी कुछ ताल्लुक है, कोई ट्रेनिंग है, या कैसे ये, और ये सब अगर तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे बताया था कोई ऐसा गाना था, ऐसा नज़म थी जो तुम्हारी फैमिली में कोई पढ़ रहा था, सुन रहा था, तुमने वहीं से फिर वो नज़म उठाई, तो तुमने कहा जी ये जी डलेगी जी। वगैरह, ये कैसे कैसे, इसका भी कुछ बताओ ना। अच्छा देखिए, मेरे मेरे मैं मौसीकी से तो को मैं नहीं कह सकता कि मेरी कोई ट्रेनिंग है, सिवाय जो थिएटर में आपको जाहिर है, थिएटर बगैर मौसीकी के होता ही नहीं है। हर हर प्ले में गाने होते हैं, वो हमने गाए भी हैं, बजाए भी हैं, सब कुछ किया है, बस उसी हद तक। लेकिन ये जो शायरी से मेरा ताल्लुक है, ये मुझे एक तो इनहेरिटेंस से मिला है। मेरी वालिद वालदा दोनों को शायरी से बहुत शगफ था, और दोनों थोड़ा बहुत तुकबंदियां भी किया करते थे, और मेरी फैमिली में ये चीज़ है, तो एक तो वहां से आया है। फिर उसके बाद मैंने बचपन से शायरी पढ़ी है, और अच्छे शुअरा को, लाइक फैज साहब, इकबाल साहब, इन सबको भी पढ़ा है। और जो यंग शुअरा होते हैं, मैं उनसे भी बहुत शगफ रखता हूँ, मेरी अच्छी अच्छे शुअरा से दोस्तियां भी होती हैं, और मैं शेर का दिलदादा हूँ। तो वो जो कि मुझे शेर, एक मर्तबा अगर शेर अच्छा लग जाए तो मुझे याद भी रह जाते हैं। तो ये जो सिलसिला था, बाकी अहमदपुरी साहब एक कुवैत रेडियो में कोई काम किया करते थे, और शायरी करते थे, कुवैत में काम करते थे। और मेरे मामू कुवैत में रहते थे, और वो साल के साल आया करते थे अपनी माँ से मिलने के लिए पाकिस्तान। तो वो एक गजल गुनगुना रहे थे कभी, बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, नहीं, वो, हाँ, बातों बातों में कोई, या कौन सी गजल थी, शायद यही थी ना, बातों बातों में कोई थी, अपनी दुनिया ले गया। अच्छा, तो वो मुझे याद रह गई। फिर मैं कभी की ऐसी सिचुएशन आई जड़ तत्वों के बन में, मैंने कहा यार ये गजल यहाँ पे बड़ी फिट होती है, इसको होना चाहिए। मौसीकी हमारी हसन बादशाह साहब, जो बहुत बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिशियन है, वो दे रहे थे। मैंने उससे डिस्कस किया, उसने मुझे एक ट्यून बनाकर दी, और वो क्या कमाल फिट हुई थी उसके अंदर। तो बस, असल में मुनीजाबा, मैं आपको बताऊं, आप लोग, आप खास तौर पे, आप इतने खुले दिल से तारीफ कर देती हैं, वरना मैंने इतना काम नहीं किया हुआ होता जितनी तारीफ आप कर रही थी या आप कर देती हैं। बस वो अल्लाह मियाँ करवा देता है, ऐसा हो जाता है कि कुछ अच्छी चीज निकल आती है। इसमें बहुत सी टीम वर्क का दखल होता है। यस यस। हसन बादशाह का बहुत बड़ा दखल था उसके अंदर, म्यूजिक अच्छा होने में। एक जो हमारा हीरो है हमजा सुहेल, क्या सबसे बात है। पहले उसको मैं क्रेडिट दूंगा। जब हम आखिरी आखिरी बिल्कुल, हमारा शायद लास्ट डे था या सेकंड लास्ट डे था, हम लोग बैठे हुए थे, और हम म्यूजिक पे बात कर रहे थे कि हमें किस तरह का म्यूजिक करना चाहिए, अब हम एडिट पे जा रहे हैं। तो उसने मुझे एक दो इंडियन फिल्म्स का एग्जाम्पल देके बताया कि सैफ भाई, अ, दंगल में आमिर खान ने शायरी को और जिस तरह म्यूजिक में इस्तेमाल किया है, आपने कभी देखा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखा था वो गाना। तो कहते हैं इसको हम इसके अंदर इस्तेमाल करें, जर पत्तों के बन में, इसी इसी टेक्निक को। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये आइडिया एक्चुअली उसने इनिशिएट किया था
फिर तो मेरा दिमाग चल पड़ा, फिर तो मुझे हर चीज पे चीजें निकल आने लगी। फिर हसन बादशाह ने डिस्कस किया तो उसका दिमाग तो मुझसे और 4 गुना आगे चल पड़ा। तो बस इस तरह से होता है, इट्स ऑल टीम वर्क। इट इज टीम वर्क, डेफिनेटली इट इज। लेकिन देखें, हर चीज के अंदर एक लीडरशिप भी होती है। या यूं कह लीजिए, लेट्स से दैट वी मेक एन एटमोस्फियर इन विच एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट। उसमें फिर वो डायरेक्टर का काम होता है कि वो दिल भी खुला रखे, दिमाग भी खुला रखे, मिजाज भी बस। खुला रखे, जर्फ भी खुला रखे, और कहे आओ, आओ। ये नहीं हाँ, कि डन, ये डन, बहुत जरूरी मैंने है। जो कह दिया हो गया। नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये काम तो बिल्कुल बेकार। ये काम तो हमने थिएटर में ही सीख लिया था कि नहीं, ये नहीं होता। थिएटर में तो हम सब मशवरे देते थे, और जो बेस्ट मशवरा होता था, अच्छे डायरेक्टर्स जो हमने काम किया, उन्होंने यही किया कि हाँ, ये वर्क करेगा, इसको ऐसे करते हैं। ओ तो नाइस, ये तो हमने लवली। वहां से सीखा, इसी पे चल रहे हैं। क्योंकि मैंने तो तुम्हें देखा मैं ना कि जर्द पत्तों के बन में तुम सारी रात गाड़ी में सो रहे थे, क्योंकि फॉग में सारा कुछ उधर सड़कें बंद थी, ये था वो था। जी जी तो इस किस्म जी की भी कमिटमेंट होती। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ, मेरा आखिरी सवाल है जी जी। कि व्हेन यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट, जब भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, तो आप क्या उसी प्रोजेक्ट पे होते हैं? डू यू लिव, ईट, ड्रिंक, स्लीप दैट प्रोजेक्ट, एंड दैट इज हाउ यू कंटिन्यू? ऑफ कोर्स मिर्जापुर, जो मैंने अभी आपको पिछला किस्सा बताया कि मैं तो गाड़ी में भी वही सुन रहा होता हूँ, मैं घर में भी वही डिस्कस कर रहा होता हूँ। एक मजे की बात बताऊं आपको कि अभी जब मैं कुछ अरसे पहले, मतलब से कुछ 1 महीना पुरानी बात होगी, कि मैं रात को देर से घर आया, शूट से आया था। और मैं आके रात को खाना गर्म करना देर से, तो बीवी बाहर उठ गई थी मेरी। तो हमने कहा चलो हम दोनों मिलके कुछ कर लेते हैं। तो किचन में गए, हमने कुछ खाना वाना गर्म किया, और 2 ट्रे हमने बनाई। और मैंने उसको उठा के मैंने कहा, ओके एक्शन। ये कहकर मैं वहां से निकला। तो आदमी दिमाग में इस कदर बस जाता है जब ये काम कर रहे होते हैं आप, कि आपको वाकई में आप यू लिव दैट प्रोजेक्ट, एंड यू स्टार्ट लिविंग इन दैट वर्ल्ड। जट पत्ते के बाद मैंने एक ही प्रोजेक्ट शायद किया है, वो जो तनमन नीलो नील, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। तो मुझे तो लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स ने मेरे अपनी जिंदगी में, मुझे अब मेरे अपने दिमाग पर, मेरे अपनी तबीयत पे बड़े अच्छे असरात छोड़े हैं। जो मुझे मुझे ज़्यादा समझने का मौका मिला है उन लोगों की ज़िंदगी जो गांव में रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी जो अंदरून मोहल्लों में रहते हैं। मेरे अपनी तबीयत में एक बदलाव आया है। उससे शायद मैंने इम्प्रूव किया है, मैं अपने अंदर, अपनी अपनी सेल्फ में। गुड, लवली। सो इसका मतलब है कि अगले जो आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसमें हम आपकी ये तब्दीली भी देखेंगे, और आपके काम में और थोड़ा सा, यानी कि डेवलपमेंट होगी, और आगे की तरफ जाएगा। बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगा सैफी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो जो सैफी था 30-40 साल पहले का, उसमें और अब में तो बहुत फर्क आ गया, क्योंकि मैंने आपके साथ एज ए प्रोफेशनल भी आपको अब देख लिया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप और कामयाब होंगे और अवार्ड्स लाएंगे। अभी तो अवार्ड्स की तो हमने बात ही नहीं की, और अवार्ड्स से कोई ऐसी बात नहीं होती। बेसिकली तो ये होता है कि कुछ आपको ऐसे लोग सराहें, प्यार करें, जिनसे आप समझते हैं कि इनकी वजह से मैं आगे मुनीसा बढ़ा। आपा जैसे लोग, मुनीसा आपा जब आपको जूम मीटिंग पे लेके आपका इंटरव्यू करें, तो फिर आपके लिए इससे बड़ा अवार्ड हो ही नहीं सकता। जीते रहें सैफी, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके एवरीबॉडी, सो दैट्स आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।